हेलो दोस्तों, एमसीक्यू मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको जो बेसिक्स एमसीक्यू मैनेजमेंट के जो मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेके 5 लेक्चर तक अभी तक आपको पढ़ाया है, उसमें से एमसीक्यू पूछे थे। अभी मैं आपको फर्स्ट 5 लेक्चर से ही एमसीक्यू दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पहले वो रिवाइज अच्छे से हो जाएगा तो आप अच्छे से आगे के चैप्टर भी याद रख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट आपको मैंने बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजों को छोड़ के जो टोटल बाहर की चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसमें अब बहुत सारे इन्वायरमेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ हो सकता है जैसे सोशल इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करता है वो सोशल इन्वायरमेंट हो गया था। ऐसी आपके मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे टेक्निकल के ऊपर हो सकता है कि मान लो कि वहाँ पे जो मतलब मशीनरी है वो कितनी अपडेटेड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी अपडेटेड है। जैसे आप इंडिया में जाओ या अमेरिका में जाओ तो आपको मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी का अंतर भी मिलेगा। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसका आप आंसर करो भी कौन सा क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन मींस। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था 1991 में, गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, मैंने आपको बताया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये लेके आने का मतलब क्या था कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जो इंडियन इंडस्ट्री है, उसको मतलब अच्छे से उसको रेगुलेट किया जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज को मतलब फ्रेंडली बनाया जाए कि बाहर के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट आज के टाइम में भी ये नीति अपना रही है, लिबरलाइजेशन मीन्स। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर करो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स, प्राइवेटाइजेशन मैंने बताया कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कुछ ओन कंपनीज होती हैं, जैसे पीएसयूज हो गए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी। अब इसमें से कितना परसेंट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और कितना परसेंट पब्लिक का हिस्सा होता है, और कितना हिस्सा वो बेच दे। मतलब अगर उसने प्राइवेटाइजेशन मीन्स अगर उसने कितना हिस्सा बेच दिया अपनी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, प्राइवेट भी हिस्सा है, अगर गवर्नमेंट कितना हिस्सा बेच दे ताकि ये पब्लिक बन जाए, ताकि ये गवर्नमेंट की कंपनी ना रहे, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा कितना हिस्सा गवर्नमेंट बेच दे तो ताकि वो गवर्नमेंट कंपनी ना रहे। अब ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन था कि जैसे आपने क्या करना है कि बाहर की जो कंपनीज हैं, एक तो इंडियन कंपनीज हैं, एक बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है, उसको कैसे आप मतलब उनको आप इंडियन कंपनीज को कैसे बाहर लेके जाओगे, ठीक है, और बाहर की कंपनीज को कैसे इंडिया में लेके आओगे। तो इसमें से आप बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या था। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था कि एक बॉस है, जैसे कि कंपनी का ओनर है, सीएमडी है, टॉप मैनेजमेंट है जैसे, तो वो क्या करते हैं, वो कमांड करते हैं सभी को, जो उनके अंडर बंदे होते हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर्स हो गए, जनरल मैनेजर के अंडर आप लोग हो गए जैसे मैनेजर्स हो गए। तो मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बंदा कमांड करता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कमांड करती है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इसको वायलेट कर रही है, यूनिटी ऑफ कमांड को। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या था? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था कि जिसमें मतलब बंदों की परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको पैसा दिया जाता था। टेलर ने सजेस्ट किया था, ठीक है। मेथड स्टडी था, चूजिंग बेस्ट मेथड आउट ऑफ, मतलब एक ऐसा मेथड लेके आना जिससे कि आपका एफिशिएंसी बढ़े उस मेथड से, और वो मेथड इफेक्टिव मेथड हो। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या था कि जो नीचे के सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, आठ लोगों में डिवाइड कर दिया था उसको आपने, ठीक है। एक प्लानिंग का पार्ट था, दूसरा मेंटेनेंस का पार्ट था। तो इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप में आपने टॉप मैनेजमेंट के अलावा मतलब नीचे वाले लोगों को ही डिसीजन लेने की पावर दे दी थी, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या था कि आप एक मतलब एक्टिविटीज हो रही है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर्टेन एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, उसको एक्टिविटीज को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, उनका टाइम नोट करना है, और फिर बताना है कि एक्चुअल में कितना टाइम लगना चाहिए,
ठीक है। अब नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनमें से बताओ कौन से सही हैं। ठीक है, वीबर न्यूटन को तो छोड़ ही दो, पहले ए और सी में से आंसर होगा, बताओ कौन सा है। अब टोयोटा इज वर्ल्ड वर्ल्ड रिनोन कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम मैनेजमेंट का अप्लाई किया था जिससे कि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हुई, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये चार, अभी तक मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दिया है अपनी वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको नेट पे सर्च भी करोगे तो भी आपको पता लगेगा। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स, देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं करवाया तो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको मैंने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड हो गया, फिर आप क्या करोगे, इसका टाइम नोट करोगे। मतलब यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, तो आपने उसका टाइम नोट कर लिया कि उसको ये करने में उसको 15 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब उसको उसके बाद ये बंदा ये वाली एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने में उसको लग रहे हैं 30 सेकंड। अब फिर ये बंदा ये एक्टिविटी कर रहा है, फिर उसको करने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल उसको टाइम लगा 70 और 85 सेकंड उसको टोटल टाइम लगा। तो आपने उसको बताना है कि उसको एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए। जैसे उसको यहाँ 15 सेकंड लग रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं यार इसको ये 13 सेकंड में कर सकता है ये चीज। तो ऐसे करते करते उसका आपने टाइम निकाल दिया कि ये टोटल एक्टिविटी 70 सेकंड की है। अगर वो 85 सेकंड ले रहा है तो आप उसको बता दोगे कि वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के सबसे पहले क्या करते हो, एक स्टॉप वॉच लेके यहाँ पे खड़े हो जाते हो। मतलब आप एक घड़ी, एक आप यहाँ पे आते हो, स्टॉप वॉच लेते हो, यहाँ पे खड़े हो जाते हो, टाइम नोट करते हो इस बंदे का काम करने का, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो बेसिक टाइम। उसको बाद उसको ना आप मल्टीप्लाई करते हो रेटिंग फैक्टर से। रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि एक बंदे का काम करने की, अब उसका स्किल भी अलग अलग होता है, बंदे की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। जैसे कि आप राहुल द्रविड़ देखो तो बहुत स्लोली स्लोली खेलते थे, और जबकि आप सहवाग देखो तो वो कितनी तेज खेलते थे। तो हर बंदे का काम करने का भी एफिशिएंसी अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस मुताबिक आप रेटिंग फैक्टर देते हो कि वो बंदे को ज्यादा फटीग ना हो। आप आपने बोल तो दिया अभी 13 सेकंड में वो बंदा काम करेगा, बट अगर वो बंदा बहुत ही स्लो हुआ तो वो कैसे कर पाएगा 13 सेकंड को। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपका बेसिक टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर करके एक टाइम आएगा, ठीक है। फिर वो टाइम को आप अलाउ करोगे, अलाउंसेस उसमें ऐड करोगे। मतलब आपका टाइम आया, जैसे आपने 70 सेकंड टाइम कैलकुलेट किया, बट उसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे उसने चाय पीनी है, उसने वॉशरूम जाना है, या उसने लंच करना है बीच में, तो आप उसके लिए अलग से कुछ टाइम फिक्स कर दोगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। तो स्टैंडर्ड टाइम इन सभी को ऐड करके जो आता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन एक्टिविटी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, ये मैंने आपको बताया हुआ है, याद करो कि जैसे टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, या क्या ये टॉप मैनेजमेंट है, क्या ये सबॉर्डिनेट्स है, क्या ये सुपीरियर्स है। याद करो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे टॉप का बंदा मिडल के बंदों से अपना मतलब वो लेगा, फीडबैक लेगा, मिडल नीचे वाले बंदों से काम करवाएगा, ठीक है। तो स्केलर चेन होता है भी, मतलब डिसीजन यहाँ से टॉप से जाके नीचे गया, फिर नीचे से फिर लोअर मैनेजमेंट की ओर गया, ठीक है। लोअर मैनेजमेंट से फिर सुपरवाइजर, फिर वर्कर्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो स्केलर चेन इसको बोलते हैं। अब इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, ठीक है। तो इसमें से आपने आंसर करना। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या थी, जिसमें कि आप नीचे वाले बंदों को ज्यादा पावर देते हो काम करने के लिए। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या थी, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप क्या करते थे, आपने नीचे वाले बंदों को जैसे पावर दे रहे थे तो आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे क्वालिटी, ठीक है। तो इन लोगों को आप पावर दे रहे थे, यहाँ पे एक एचओडी बना रहे थे आप, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे थे, मान लो कि 10 बंदों का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो 10 बंदों में आप अलग अलग डिपार्टमेंट थोड़ा बनाओगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्शन का बंदा भी है, मार्केटिंग का बंदा भी है, क्वालिटी का बंदा भी है, ठीक है। तो इन 10 बंदों का आपने एक डिविजनल हेड क्रिएट कर देते हो। ये कहाँ पे क्रिएट करते हो, जहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट अलग है, एक प्रोडक्ट अलग है, एक प्रोडक्ट अलग है। तो ये कहीं और पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो आप इनको आप देखोगे कि आप यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए तो आपको डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, बट यहाँ पे बंदे ही बहुत कम है। तो इनको अगर डिपार्टमेंट बनाओगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर यूज
करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि जैसे आपने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर आपने कोई पॉलिसीज बनाई हुई हैं, लोग उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि लोग अपनी मनमर्जी से ग्रुप बना रहे हैं, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं, कोई लोअर मैनेजमेंट नहीं, जैसा उनका मन करता है वो वैसे काम करते हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चन, इसका आंसर करो, ठीक है, और क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। थैंक यू।